हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करेंगे हेमोरॉइड्स के बारे में। हेमोरॉइड्स यानी पाइल्स। पाइल्स के अंदर हम लोग इसकी डेफिनेशन, कॉजेस, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट को एक एक करके इस वीडियो में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं हेमोरॉइड्स की डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या कहती है? हेमोरॉइड्स या फिर पाइल्स आर पेनफुल, स्वेलन, इनलार्ज्ड, बल्जिंग ब्लड वेसल्स इन द लोअर पोर्शन ऑफ द रेक्टम और एनस। यानी कि जो भी रेक्टम और एनस वाला पार्ट होता है उसके अंदर जो भी ब्लड वेसल्स होती है, जब वो स्वेलन हो जाती है, इनलार्ज हो जाती है और बाहर की तरफ आने लग जाती है या फिर बल्ज आउट होने लग जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेमोरॉइड्स। स्वेलिंग इन द एनल और रेक्टल वेन्स कॉज हेमोरॉइड्स। जो भी एनल और रेक्टल वेन्स होती है वो जब भी स्वेलिंग, उनके अंदर जब भी स्वेलिंग देखने को मिलती है तो उसको हम लोग हेमोरॉइड्स बोलते हैं। जैसा आपको इस इमेज के अंदर दिख रहा होगा कि ये यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स है वो यहाँ पर स्वेल हो गई है, इनलार्ज हो गई है और बाहर की तरफ बल्ज आउट हो गई है। इसकी वजह से ब्लीडिंग देखने को मिलती है और इसी को हम हेमोरॉइड्स बोलते हैं। अब हम बात करेंगे कॉजेज़ की या रिस्क फैक्टर्स की। तो क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, किन किन कारणों की वजह से हीमोरॉइड्स या फिर पाइल्स एक पेशेंट के अंदर होता है। फर्स्ट जो है कॉज वो है एजिंग, बढ़ती एज के साथ। नेक्स्ट है एनल सेक्स। अगर कोई भी पार्टनर एनल सेक्स परफॉर्म करते हैं तो उस वजह से भी हीमोरॉइड्स या फिर पाइल्स होने के चांसेस हाई रहते हैं। नेक्स्ट है सीवियर कफिंग। सीवियर कफिंग की वजह से भी हो सकता है। हैवी लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स रेगुलरली अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करता है पर्सन तो उसके अंदर पाइल्स हो सकता है। हेरिडिटी भी हो सकती है ये, यानी कि ये जेनेटिकली भी चलते आ सकता है फैमिली टू फैमिली। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। अगर प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड कोई कंडीशन है तो उसकी वजह से आपको पेशेंट के अंदर पाइल्स देखने को मिल सकता है। अगले कॉज की बात करते हैं, फूड दैट आर लैकिंग इन फाइबर। यानी कि अगर कोई भी पेशेंट है जो फाइबर इनटेक नहीं कर पा रहा है सही अमाउंट में तो उसके अंदर पाइल्स होने के चांसेस रहते हैं। कोई भी एनल इन्फेक्शन की वजह से भी पाइल्स हो सकता है। नेक्स्ट जो कॉज है वो है क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। अगर किसी पेशेंट को लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन है तो उसके अंदर पाइल्स होने के चांसेस हाई रहते हैं। इसी के साथ डायरिया है अगर पेशेंट को, स्ट्रेटनिंग ड्यूरिंग बोवल मूवमेंट्स, तो भी अगर पेशेंट को हेमोरॉइड्स हो सकता है। अगर पेशेंट ओबेसिटी है या फिर ओवरवेटेड है तो उसके अंदर भी पाइल्स हो सकता है। ओवर यूज़ ऑफ लैक्सेटिव्स और एनीमा। अगर एनीमा और लैक्सेटिव होते हैं उनका अगर ओवर यूज़ किया जाए तो उसकी वजह से भी आपको पाइल्स देखने को मिल सकता है। सिटिंग ऑन द टॉयलेट फॉर लॉन्ग टाइम। जो भी टॉयलेट चेयर होती है उसके ऊपर लंबे टाइम तक बैठने से भी आपको पाइल्स देखने को मिल सकता है। क्लीनिंग एनस टू फ्रीक्वेंटली और टू हार्ड। अगर जो एनस वाला पार्ट है उसको टू फ्रीक्वेंटली और बहुत हार्ड तरीके से अगर बार बार वॉश किया जाएगा तो भी आपको पाइल्स होने के चांसेस रहते हैं। क्रोनिक लीवर डिजीज़। अगर पेशेंट को कोई भी क्रोनिक लीवर डिजीज़ है तो उसके चलते भी पाइल्स हो सकता है। प्रोलॉन्ग सिटिंग एंड स्टैंडिंग। लंबे समय तक बैठना और लंबे समय तक खड़े रहने से भी पाइल्स की प्रॉब्लम होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई रहते हैं। इंटेस्टाइनल ट्यूमर। अगर किसी पर्सन को इंटेस्टाइनल ट्यूमर है तो उसके अंदर भी उसके अंदर भी पाइल्स होने के चांसेस हाई रहते हैं। इरिटेबल बोवल सिंड्रोम। इरिटेबल बोवल सिंड्रोम है किसी को तो उसके अंदर भी चांसेस पाइल्स होने के हाई रहते हैं। ये थे हमारे कॉजेज़। अब हम लोग बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की या फिर साइन एंड सिम्टम्स की। अगर किसी भी पेशेंट को पाइल्स है या हेमोरॉइड्स है तो उसके अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे उनकी हम यहाँ पर बात करेंगे। फर्स्ट है पेनलेस या फिर पेनफुल ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। ब्लीडिंग ड्यूरिंग बोवल मूवमेंट के दौरान ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। ब्राइट रेड ब्लड ऑन स्टूल, यानी कि जो स्टूल देखने को मिलेगा वो रेड कलर का देखने को मिलेगा, ब्राइट रेड कलर का। ईचिंग और इरिटेशन इन एनल रीजन के अंदर ईचिंग और इरिटेशन देखने को मिलेगा। पेन और डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग बोवल मूवमेंट के दौरान पेन और डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा। एनल एक और पेन स्पेशली वाइल सिटिंग। जब भी कोई पेशेंट सिट करेगा या बैठने के दौरान
अनकंफर्टेबल और पेन फील करेगा पेशेंट एनल रीजन के अंदर। सेंसेशन ऑफ बर्निंग एंड ईचिंग अराउंड द एनस, बर्निंग और ईचिंग के जो सेंसेशंस है वो फील होगी पेशेंट को जब भी पेशेंट बैठेगा या फिर किसी कंडीशन में होगा। स्वेलिंग अराउंड द एनस, एनस के अराउंड स्वेलिंग देखने को मिलेगी। अ लंप नियर एनस, एक लंप देखने को मिलेगा एनस के नियर, विच में बी सेंसिटिव और पेनफुल, जो सेंसिटिव और पेनफुल हो सकता है। इसी के साथ लीकेज ऑफ फीसेस भी देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर। अब हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस के बारे में, यानी कि क्या क्या टेस्ट और प्रोसीजर होते हैं जिनकी हेल्प से हम हेमोरॉइड्स को पता लगा सकते हैं। फर्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन। पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करके भी हम पता लगा सकते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन, सिग्मोइडोस्कोपी और एंडोस्कोपी, ये चारों चीज़ें या चारों प्रोसीजर है या चारों डायग्नोसिस है जिनको परफॉर्म किया जाता है हेमोरॉइड्स को डिटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट अब बात करेंगे मेडिकल मैनेजमेंट की। सो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है यहाँ पर हेमोरॉइड्स के लिए। इंक्रीज फाइबर इंटेक, अगर डाइट के अंदर फाइबर इंटेक हाई रहेगा तो पेशेंट को जो है हेमोरॉइड्स या फिर पाइल्स से रिलीफ मिलेगा। एडमिनिस्टर एनएसएड्स को एडमिनिस्टर करना है एज ऑर्डर्ड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एग्जांपल कॉर्टिजोन क्रीम टू हेल्प रिड्यूस स्वेलिंग एंड पेन, स्वेलिंग और पेन को रिड्यूस करने के लिए इन क्रीम्स का यूज़ किया जाता है। स्टूल सॉफ्टनर्स भी दी जाती है यहाँ पर। हेल्प टू रिड्यूस स्ट्रेटनिंग एंड कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ देने के लिए यहाँ पर स्टूल सॉफ्टनर्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। अब हम बात करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में। सो फर्स्ट है रबर बैंड लीगेशन। रबर बैंड लीगेशन क्या होता है? अ प्रोसीजर दैट ट्रीट्स हेमोरॉइड्स बाय अप्लाइंग अ रबर बैंड ऑन द बेस ऑफ द हेमोरॉइड टू कट ऑफ ब्लड सप्लाई। यानी कि एक रबर बैंड जो होता है उसको हेमोरॉइड या फिर जो भी बल्ज आउट वेन है उसके ऊपर लगा दिया जाता है और ब्लड सप्लाई को रोक दिया जाता है। इसको बोलते हैं रबर बैंड लीगेशन सर्जिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है हेमोरॉइडेक्टोमी। हेमोरॉइडेक्टोमी के अंदर क्या होता है? अ हेमोरॉइडेक्टोमी इज़ ए सर्जिकल प्रोसीजर, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है दैट रिमूव्स सीवियर हेमोरॉइड्स विच आर इनलार्ज ब्लड वेसल्स इन द एनस। जो भी अनकंफर्टेबल और इनलार्ज ब्लड वेसल्स होती है जो कि ठीक नहीं हो पाती है, उसको सर्जरी के दौरान अगर रिमूव कर दिया जाता है तो उसको बोलेंगे हेमोरॉइडेक्टोमी। ये थे हमारे पास सर्जिकल मैनेजमेंट्स। अब हम बात करते हैं कुछ नर्सिंग मैनेजमेंट्स की या फिर कुछ रूल्स हैं नर्स के जो नर्स को फॉलो करने होते हैं। एडवाइस पेशेंट टू टेक अवॉइड प्रोलॉन्ग सिटिंग एंड स्टैंडिंग। पेशेंट को एडवाइस करना है कि लंबे समय तक बैठा ना रहे और लंबे समय तक खड़ा ना रहे पेशेंट। एजुकेट टू इंक्रीज फाइबर इंटेक इन डाइट, डाइट के अंदर फाइबर इंटेक हाई करना है। नेक्स्ट है एडवाइस टू टेक मोर फ्लूइड्स, जो मोर ओरल फ्लूइड्स हैं उनको इंटेक करना है। और टॉयलेट टिश्यू एंड परफ्यूम और कलर को जो है उसको अवॉइड करना है। एजुकेट टू टेक सिट्स बाथ 2 to 3 times each day for 7 to 10 days। हेल्प टू रिड्यूस डिस्कम्फर्ट एंड स्वेलिंग। जो भी डिस्कम्फर्ट है एनल रीजन के अंदर और स्वेलिंग है उसको ठीक करने के लिए आपको सिट्स बाथ पेशेंट को प्रोवाइड करवानी चाहिए। एडवाइस टू वियर कॉटन अंडरवियर्स, कॉटन अंडरवियर्स और कॉटन क्लोथ्स को एडवाइस करना चाहिए पेशेंट को यूज़ करने के लिए। एडवाइस टू मेंटेन हाइजीन को मेंटेन करने के लिए भी टू अवॉइड लिफ्टिंग ऑफ हैवी वेट को लिफ्ट करने को अवॉइड करना चाहिए पेशेंट को। एनाल्जिक्स शुड बी गिव, एनाल्जिक्स देनी चाहिए ताकि पेन में रिलीफ देखने को मिले। सो आई होप आपको हेमोरॉइड समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको इस टॉपिक की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाओ और वहाँ पर सर्च करो NSG लाइब्रेरी। NSG लाइब्रेरी सर्च करने के बाद इस टेलीग्राम चैनल प्रोफाइल को ज्वाइन करो और वहाँ से PDF को डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।